नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में जा रहे हैं जिसने पूरे देश को और खासकर हमारे लाखों युवाओं को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा घोटाले की। आज हम सीधे रिपोर्ट्स और फैक्ट्स के आधार पर इस पूरे मामले को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि ये पेपर लीक शुरू कैसे हुआ, नासिक से लेकर राजस्थान तक इसका नेटवर्क कैसे फैला, इसमें कथित राजनीतिक साठगांठ के क्या आरोप हैं और सबसे महत्वपूर्ण एनटीए की भूमिका और छात्रों पर इसके गहरे असर पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 180 में से पूरे 135 सवाल। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। जब लीक हुए दस्तावेज का मिलान असली प्रश्न पत्र से किया गया ना, तो बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 में से 45 सवाल बिल्कुल सटीक मैच हुए। एक कॉमा या फुल स्टॉप तक का भी अंतर नहीं था। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत था कि देश की सबसे बड़ी और सबसे अहम परीक्षाओं में से एक के साथ बहुत बड़े स्तर पर खिलवाड़ हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि ये सब सामने कैसे आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े नेशनल स्कैम का भंडाफोड़ बस एक व्हाट्सएप मैसेज से हुआ। जी हाँ, सिर्फ एक मैसेज। 2 मई को केरला का एक मेडिकल स्टूडेंट राजस्थान के सीकर में पीजी हॉस्टल चलाने वाले अपने पिता को एक फाइल भेजता है। अगली ही सुबह वो फाइल उस हॉस्टल के लड़कों के बीच बांट दी जाती है। असली ट्विस्ट तब आता है जब एग्जाम के बाद वो पिता एक लोकल कोचिंग टीचर के पास जाकर उन सवालों को वेरीफाई करवाता है, और वहीं पर ये चौंकाने वाला सच सामने आता है कि पेपर तो वाकई में लीक हो चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी ने चुपके से मोबाइल से फोटो खींच ली होगी। जी नहीं, ये कोई गली मोहल्ले की चोरी नहीं थी। अपराधियों ने बहुत ही हाई टेक तरीका अपनाया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेपर की डिजिटल कॉपी बनाने के लिए हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया, और उससे भी बड़ी बात, पुलिस की डेटा मॉनिटरिंग से बचने के लिए उन्होंने नासिक के बाहरी इलाके में बाकायदा एक शैडो सर्वर सेटअप कर रखा था। मतलब आप समझ रहे हैं ये नेटवर्क तकनीकी रूप से कितना ज्यादा एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज था। चलिए इस पेपर लीक की जर्नी को ट्रैक करते हैं कि आखिर ये दस्तावेज महाराष्ट्र से राजस्थान पहुंचा कैसे। शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नासिक की एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से। वहां से ये पेपर पहुंचता है सीधा गुड़गांव, जहां इसे बड़ी चालाकी से एक गेस पेपर का रूप दे दिया जाता है, और फिर वहां से ये राजस्थान के दलालों के हाथों में बिकने के लिए चला जाता है। ये पूरा का पूरा सफर साफ दिखाता है कि ये कोई एक दो लोगों का काम नहीं था, बल्कि राज्यों की सीमाओं के पार फैला हुआ एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था। और जैसे जैसे ये पेपर बॉर्डर पार करता गया ना, इसकी कीमत आसमान छूने लगी। ये टेबल देखिए, नासिक में जहां एक मेडिकल स्टूडेंट ने इसके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए, वहीं गुड़गांव पहुंचते पहुंचते गैस पेपर बनाने वाले ने इसके लिए 15 लाख रुपए चुकाए। इसके बाद राजस्थान के जमवारनगढ़ में आते आते इसकी कीमत सीधे दोगुनी यानी 30 लाख रुपए हो गई, और आखिर में सीकर के एक काउंसलिंग एजेंट तक ये 5.5 लाख रुपए में पहुंचा। ये अब सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, ये एक पूरा का पूरा करोड़ों का व्यापार बन चुका था। अब सवाल उठता है कि ये पेपर कितने लोगों तक पहुंचा। तो सुनिए, अकेले सीकर के उस काउंसलिंग एजेंट ने इसे करीब 700 स्टूडेंट्स को बांट दिया था। व्हाट्सएप पर इन मैसेजेस के ऊपर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा आ रहा था। मतलब ये जंगल की आग की तरह फैल रहा था। स्टेट पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच में पता चला कि पेपर तो एग्जाम से 1 महीने पहले से ही घूम रहा था। और सबसे शातिर बात क्या थी, किसी को शक न हो इसलिए 120 असली सवालों के साथ बाहरी सवालों को मिलाकर एक 410 सवालों का नकली गेस पेपर तैयार कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं इस मामले में कथित राजनीतिक साठगांठ की, और देखते हैं कि राजस्थान में पेपर बांटने वाले बीवाल ब्रदर्स के तार कहां-कहां जुड़े हैं। रिपोर्ट्स में इन बीवाल ब्रदर्स को लेकर कुछ बहुत ही हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने 26 अप्रैल को ही यानी एग्जाम से काफी पहले 30 लाख रुपए में पेपर खरीद लिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक भाई कथित तौर पर एक राजनीतिक युवा विंग का सक्रिय सदस्य है। सोशल मीडिया पर उसकी राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ तस्वीरें भी रिपोर्ट की गई हैं। और एक और दावा जो सबसे ज्यादा हैरान करता है वो ये है कि इसी परिवार के 4 सदस्यों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में सामने आए ये कथित आरोप और इत्तेफाक अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इतने बड़े खुलासे के बाद सिस्टम की प्रतिक्रिया क्या रही? वही पुराना ढर्रा, इनकार, विरोधाभास और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। यहाँ पर हमें जांच एजेंसियों और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
यानी एनटीए के बीच दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ स्टेट की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर साफ कह रही है कि भाई पेपर 1 महीने पहले लीक हुआ था और बड़े पैमाने पर बांटा गया। और दूसरी तरफ एनटीए के डायरेक्टर जनरल का ऑफिशियल बयान आता है जो इस पूरे मास लीक की बात को ही सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका कहना था कि कोई बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान एनटीए की तरफ से तब आया जब उन्होंने पेपर लीक की अपनी ही एक अलग परिभाषा दे दी। उनका तर्क था कि पेपर तकनीकी रूप से तब ही लीक माना जाएगा जब पूरे 180 के 180 सवाल कॉम्प्रोमाइज हुए हों। मतलब जरा सोचिए, 135 सवाल वर्ड टू वर्ड मैच कर गए, लेकिन इनके हिसाब से वो लीक नहीं है। ये जवाब सुनकर किसी का भी संस्थागत जवाबदेही पर से भरोसा उठ जाए। और ये टालमटोल सिर्फ एनटीए तक सीमित नहीं थी। जब केरल के छात्र के पिता ने सबसे पहले सीकर पुलिस को बताया तो उन्होंने इसे बस एक अफवाह कहकर टाल दिया। जब बात नासिक तक पहुंची तो वहां की पुलिस ने कह दिया कि यहाँ पेपर छपने की बात ही निराधार है। इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र की एजेंसियों के बीच एक ब्लेम गेम शुरू हो गया कि गलती किसकी है। और तो और रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब शिक्षा मंत्री से इस पर सवाल पूछे गए तो वो भी मीडिया से बचते हुए नजर आए। किसी ने भी जिम्मेदारी लेने या तुरंत एक्शन लेने की जहमत नहीं उठाई। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई है वो है मानवीय कीमत। आइए देखते हैं कि उन लाखों मेडिकल उम्मीदवारों पर इसका क्या असर हुआ। 22 लाख, ये सिर्फ कोई नंबर या आंकड़ा नहीं है दोस्तों। ये 22 लाख वो युवा हैं जिनकी सालों की मेहनत, उनकी उम्मीदें और उनका भविष्य रातों रात दांव पर लग गए। एक एग्जाम के कैंसिल होने या विवादों में घिरने का मतलब सिर्फ कैलेंडर पर एक नई तारीख का आना नहीं होता। इसका मतलब होता है लाखों सपनों का टूट जाना और एक बहुत गहरे मानसिक सदमे से गुजरना। जरा सोचिए उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अपनी नींद, अपना सोशल लाइफ, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। परिवारों ने अपनी जीवन भर की कमाई कोचिंग की महंगी फीस में लगा दी। एग्जाम खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को जो थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह उन्हें क्या मिला? अचानक री एग्जाम की खबरें, अनिश्चितता और भयंकर मानसिक तनाव। ये एक ऐसी अदृश्य कीमत है जिसे ना तो पैसों में तौला जा सकता है और ना ही शब्दों में बयां किया जा सकता है। और पता है सबसे ज्यादा निराशा किस बात की है? ये कि ये सब कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम सिर्फ 2024 का ही इतिहास देखें तो ऐसे कई एग्जाम विवादों में घिरे हैं। हर बार यही होता है, पेपर लीक होता है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, खबरें बनती हैं, लेकिन क्या कोई ठोस ढांचागत सुधार होता है? नहीं। सिस्टम बिल्कुल वैसा ही रहता है और जवाबदेही के नाम पर हमेशा शून्य ही हाथ लगता है। तो अब आगे क्या? ऐसे माहौल में वैकल्पिक रास्तों की तलाश और एक प्लान बी का होना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि आपकी जिंदगी, आपका करियर और आपकी काबिलियत सिर्फ एक एग्जाम पर टिकी नहीं हो सकती। अगर सिस्टम की वजह से या किसी भी कारण से डॉक्टर बनने का रास्ता मुश्किल लग रहा है तो निराश मत होइए। आज के दौर में ढेरों ऐसे हाई ग्रोथ वाले करियर ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो डेटा साइंस हो, UI/UX डिजाइन हो या फिर क्लाइमेट रिसर्च और स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। असली समझदारी सिर्फ एक एग्जाम के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि समय रहते सही प्लान बी चुनकर आगे बढ़ने में है। अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं और एक बहुत बड़ा चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा है। हमने देखा कि कैसे पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, सिस्टम में कितनी खामियां थीं और स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर हुआ। लेकिन क्या हमारी शिक्षा प्रणाली कभी वो कठोर ढांचागत सुधार कर पाएगी जो हमारे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित कर सकें? या फिर हर कुछ सालों में लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली इन समझौते की गई परीक्षाओं का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा? आप क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।